नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे, तो मैं एक दो क्वेश्चन आपके लिए और लेकर आया हूं क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपसे एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछें। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अलग से भी पूछ लिए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर से जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जजिया से आप क्या समझते हैं? इसको फिर से लागू किए जाने के क्या कारण थे? तो जजिया एक प्रकार का टैक्स था जो कि मुस्लिम राजा गैर मुस्लिम लोगों से लिया करते थे, यानी कि उनके साम्राज्य में मान लो जैसे एक मुस्लिम राजा है, अकबर की बात करते हैं, उसके दरबार में जितने भी और लोग होंगे जैसे हिंदू होंगे, राजपूत होंगे, जैन बौद्ध होंगे, उन सभी से ये टैक्स लिया जाता था उनके धर्म के लिए। या तो मुस्लिम धर्म को अपना लो या क्या करो, टैक्स दो। ठीक है, तो ये होता था जजिया कर। अब मैंने अकबर का एग्जाम्पल दिया आपको, पर अकबर ऐसा राजा था जिसने ये टैक्स नहीं लिया था। अब देखते हैं जजिया क्या है। जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था जो हिंदुओं और अन्य गैर मुस्लिमों से वसूल किया जाता था। ठीक है, बिल्कुल वही लाइन है। उन्हें इस कर के रूप में गैर मुस्लिम होने का आर्थिक दंड ही भरना पड़ता था, यानी वो मुस्लिम नहीं है इसलिए उन्हें आर्थिक दंड यानी कि फाइन की तरह पैसे देने पड़ते थे। साथ ही उन्हें सैनिक सेवाओं से भी मुक्त कर दिया जाता था और उन्हें सेना में भी भर्ती नहीं करते थे इन लोगों को। शरीयत के अनुसार जो भी हिंदू किसी मुसलमान शासक के अधीन रहता था उसके लिए यह कर चुकाना अति आवश्यक था। बिल्कुल सिंपल, शरीयत मतलब मुस्लिम कानून जो है, शरिया जिसकी मैंने बात की थी। तो शरिया के या शरीयत के अनुसार हिंदू लोग जो हैं अगर वो मुसलमान शासक के अधीन हैं तो उन्हें यह कर चुकाना ही पड़ेगा, उनके लिए ज़रूरी है। परंतु अनेक सम्राटों ने इसे हिंदुओं से लेना बंद कर दिया। एग्जाम्पल है हमारे पास अकबर का। तो अकबर ने ये हिंदुओं से टैक्स नहीं लिया था, बल्कि हिंदुओं को तो अपने राज्य में बड़े बड़े पोस्ट दी थी, मनसबदार तक बनाया था उनको। क्लियर? तो अकबर ने कब किया था ये? 1564 में किया था। 1563 में तो उसने तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया था और 1564 में जजिया कर को हटा दिया। तो अकबर जो है वो एक बहुत ही अच्छा राजा था। उसने हिंदुओं को मतलब खूब सपोर्ट किया है, केवल मुस्लिमों को सपोर्ट नहीं किया। यह कर बच्चों, स्त्रियों, ब्राह्मणों, गुलामों और पागलों से नहीं लिया जाता था। ना लेडीज़ से लेते थे, ना बच्चों से लेते थे और ब्राह्मणों से भी नहीं लेते थे। अकबर के पश्चात जहांगीर और शाहजहां ने भी इस कर को दोबारा लगाने का प्रयास नहीं किया या प्रयत्न नहीं किया। तो अकबर जहांगीर जो है उन्होंने भी नहीं लगाया अकबर के बाद। तो अकबर पहला राजा था जिसने जजिया कर को हटाया। ठीक है, 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जजिया क्या है, या पूछ लें जजिया कर क्या है। अब है अगला क्वेश्चन, सुलह कुल का आदर्श राज्य नीतियों द्वारा कैसे लागू किया गया था, स्पष्ट करें। तो आपको पता होना चाहिए कि सुलह कुल क्या है। तो ये हमने सारा चैप्टर में भी पढ़ा था कि सुलह कुल क्या है। सुलह कुल के अंदर सभी धर्मों को एक जैसा माना जाता है, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता। और ये नीति अपनाई थी अकबर ने। किसके कहने पर? उसका जो कवि था, उसका जो इतिहासकार था मेन, अबुल फजल, उसके कहने पर। तो अबुल फजल सुलह कुल के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला मानता था। यानी एक अच्छा शासन अगर करना है तो उसकी जो नींव है, उसकी जो बेस बनेगा वो बन सकता है सुलह कुल। सुलह कुल वर्ड का मतलब होता है पूर्ण शांति, यानी लड़ाई झगड़ा ना होना, सारे लोग शांति से प्यार से रहें, वो होता है सुलह कुल। सुलह वर्ड आपको पता होगा कि लड़ाई झगड़ी हो जाए तो कहते हैं सुलह करवा लो, सुलझेड़ा करवा लो, ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं। तो सुलह का मतलब होता है शांति करवाओ इनके बीच में। कुल का मतलब क्या होता है? अलग अलग ग्रुप। अब ग्रुप यहाँ पे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, तो सभी जातियों के लोग जब सुलह के साथ रहें, शांति के साथ रहें, तो वो हो जाता है सुलह कुल। तो पहली लाइन यही है, अबुल फजल सुलह कुल के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला बताता है, यानी नींव बताता है। सुलह कुल में यूं तो सभी धर्मों और मतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। अभिव्यक्ति का मतलब है एक्सप्रेस करना अपने आप को। तो सभी धर्मों को, सभी मतों को आज़ादी दी गई थी, किंतु उसकी एक शर्त थी कि वे राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे अथवा आपस में नहीं लड़ेंगे, यानी कि देश के खिलाफ कुछ गलत नहीं करेंगे और ना ही आपस में दंगे फसाद या लड़ाई झगड़े करेंगे। बाकी सबको छूट है, जैसे कि आज है, बिल्कुल ऐसे ही अकबर ने किया। आज भी है ना ये कि सभी धर्मों को अपने अपने धर्म को मानने की इजाज़त थी और पूरा रिस्पेक्ट उनकी की जाती है। तो ऐसे ही अकबर ने भी यही किया
कि जजिया कर को हटाया और सबको कहा कि आप अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हो, परंतु आपस में नहीं लड़ना और राज्य का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। उसके बाद है सुलह कुल का आदर्श राज्य नीतियों के जरिए लागू किया गया। तो इसको राज्य ने लागू किया, यानी राजा की ओर से लागू किया गया सुलह कुल को। मुगलों के अधीन अभिजात वर्ग मिश्रित किस्म का था, अर्थात इसमें ईरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत, दक्कनी सभी शामिल थे। यानी जो मुगलों में मंत्री थे या बड़े बड़े अधिकारी थे, उनमें एक कैटेगरी के लोग नहीं थे। तो उन सभी को अगर अच्छे से रखना है, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सब हैं, तो क्या अपनाना पड़ेगा? सुलह कुल अपनाना पड़ेगा। इन सबको दिए गए पद और पुरस्कार पूरी तरह से राजा के प्रति उनकी सेवा और निष्ठा पर आधारित थे। यानी जिस प्रकार का जो भी आदमी राजा के प्रति ज़्यादा वफादार रहेगा, अच्छे से काम करेगा, उसको उतनी ही अच्छी पोस्ट और उतना ही अच्छा पुरस्कार दिया जाएगा। ये है लिखा हुआ इस लाइन में, ना कि धर्म के आधार पर ऐसे कर 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 वो कुछ नहीं देते थे। सुलह कुल का मतलब है सभी धर्मों को समान माना जाएगा। अभिजात वर्ग के लोग जितने भी हैं उनमें चाहे कोई किसी भी जाति का हो, सबको समान माना जाएगा। अगर तरक्की होगी तो केवल और केवल उनके जो काम है उसके आधार पर होगी। क्लियर? अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया, क्योंकि यह दोनों कर धार्मिक पक्षपात पर आधारित थे। साम्राज्य के अधिकारियों को प्रशासन में सुलह कुल के नियम का अनुपालन करने के लिए निर्देश दिए गए थे और साम्राज्य में सबको कहा गया था कि सभी लोग इसका अनुपालन करेंगे, यानी इसको फॉलो करेंगे। अकबर ने देश के भिन्न भिन्न धर्मों में एकता लाने के लिए सभी धर्मों के प्रति नरम स्वभाव अपनाया। उसने अपने राज्य में हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई तथा मुसलमानों को समान अधिकार दिए। उसने सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को लेकर दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की, ताकि सभी को एक ही धर्म में लाया जा सके। तो अब तक हमने सारा पढ़ा कि जैन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे पारसी हो, कोई भी हो, अकबर ने सबको सुलह कुल को मानने की बात कही, शांति बनाने की बात कही, आपस में लड़ने के लिए मना किया और सारे लोग इस बात को मानते थे। अब अकबर ने एक और धर्म भी बनाया था, ना वो हिंदू धर्म था ना वो मुस्लिम धर्म था। उस धर्म का नाम था दीन ए इलाही। इसमें सारे धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को इकट्ठा करके फॉलो किया जाता था और हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ भी ये धर्म नहीं था। तो एक अच्छी पहल थी अकबर की। ये दीन ए इलाही बहुत ही अच्छा धर्म था, एक बहुत ही अच्छी सोच थी अकबर की। ठीक है, अब एक इतिहासकार उनके अनुसार बताया कि दीन ए इलाही के बारे में वो क्या कहते हैं। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार दीन ए इलाही का प्रवर्तन राष्ट्रीय विचारधारा थी, यानी दीन ए इलाही का बनना पूरे राष्ट्र के लिए एक अच्छी विचारधारा थी, पूरे देश को एक करने की विचारधारा थी। चाहे अकबर को अपने इस धार्मिक उद्देश्य में अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई, परंतु फिर भी वह भारतीयों के मन को जीतने में सफल हो गया। हालांकि अकबर, पूरा देश तो इस धर्म को नहीं माना किसी ने भी, पर फिर भी अकबर को अच्छी छवि बनी अकबर के लोगों के दिल में। इस प्रकार अकबर की नीति समानता तथा न्याय की और विभिन्न धर्मों में जो कुछ भी अच्छी बातें थी उन्हें निश्चित रूप में संरक्षण देने की नीति थी, यानी कि समानता लाने की, न्याय करने की और अलग अलग धर्मों में जो भी बातें थी उन सभी को संरक्षण देने की, यानी उन्हें बचाने की नीति थी और उसने एक अच्छी नीति को अपनाया। तो यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हैं कि सुलह कुल क्या था। उसके अलावा दो शॉर्ट क्वेश्चन और पूछ सकते हैं। एक तो दीन ए इलाही क्या है क्या 2 नंबर में, तो आप बता दोगे कि सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को मिलाकर उसने जो धर्म की स्थापना की वो है दीन ए इलाही। सुलह कुल पूछें तो ये सारा आपको बताना ही है। दीन ए इलाही सुलह कुल का ही एक पार्ट है। क्लियर क्वेश्चन? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब है अगला क्वेश्चन कि मुगल साम्राज्य के दौरान लिखे इतिवृत्तों की विशेषताओं का वर्णन करें। अब क्वेश्चन इजी होते हैं बिल्कुल, पर लैंग्वेज कुछ ऐसी देते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अब इतिवृत्त देख के ही आपको लगेगा कि पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ लिया, या इसकी वजह वो वर्ड दे देते इतिहासों की विशेषताओं का वर्णन करें, तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता। बिल्कुल सिंपल पूछ रहे हैं कि उन किताबों के बारे में बताए जिनसे हमें मुगल साम्राज्य के बारे में पता चलता है, उनकी क्या भाषा थी, कैसा उनका कंटेंट था, ये पूछा है सिर्फ। जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था ना सारा कि बाबरनामा, अकबरनामा, ये बुक लिखी गई, आईने अकबरी लिखी गई, तो यही पूछ रहे हैं बिल्कुल ये सिंपल कि मुगल साम्राज्य के दौरान लिखे इतिवृत्तों की विशेषताओं का वर्णन करें। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो इनको आप समझे, एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करें। कई बार क्वेश्चन अलग आ जाए कोई,
तो उसको पढ़े और अच्छे से समझे, बिल्कुल सिंपल आंसर मिलेगा। उसको लिखा हुआ मुश्किल लगता है, सिर्फ है बिल्कुल इजी क्वेश्चन ये। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मुगल साम्राज्य के इतिवृत्तों की विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसमें हमें उन सभी चीज़ों के बारे में बताना है जिससे हमें मुगलों के बारे में पता चला, उनकी किताबों के बारे में। क्या पॉइंट है, दरबारी इतिहासकार। मुगल इतिवृत्तों के लेखक निरपवाद रूप से दरबारी ही रहे, यानी कि जो दरबार के लेखक हुआ करते थे उन्होंने ही मुगल इतिवृत्त को लिखा। इतिवृत्त मैंने आपको बताया कि मुगल इतिहास को लिखा, ठीक है। तो इतिवृत्त इतिहास किताबें कुछ भी आए वो इतिवृत्त में आएगा। तो मुगल इतिवृत्त के लेखक कौन थे, दरबारी थे। उन्होंने जो इतिहास लिखे उनके केंद्र बिंदु शासक पर केंद्रित घटनाएं, शासक का परिवार, दरबार एवं अभिजात वर्ग, युद्ध और प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। बिल्कुल सिंपल, अगर कोई दरबारी इतिहासकार लिखेगा तो वो राजा के बारे में लिखेगा, दरबार के बारे में, जो उसने युद्ध लड़े उसके बारे में, तो यही सारी चीज़ें लिखी हैं। परिवार के बारे में, दरबार, अभिजात का मतलब ऊंची कैटेगरी के लोग जो थे उस टाइम पे, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, कैसे राजा शासन चला था, ये सारी बातें हमें मुगल इतिवृत्तों में लिखी हुई मिलती हैं। अकबर, शाहजहां और आलमगीर की कहानियों पर आधारित इतिवृत्तों के शीर्षक अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा यह संकेत करते हैं कि इनके लेखकों की निगाह में साम्राज्य व दरबार का इतिहास और बादशाह का ही इतिहास था। यानी पूरा का पूरा साम्राज्य, बादशाह ही सबसे मेन है उसमें, इसीलिए पूरे साम्राज्य के इतिहास का नाम क्या दिया, जैसे अकबर के वाले टाइम पे अकबरनामा दे दिया, शाहजहां वाले टाइम पे शाहजहां दे दिया। तो ये बात लिखी हुई है कि इन इतिहासकारों को ये लगता था कि जो कुछ है वो राजा ही है, इसीलिए जो पूरे दरबार है, पूरा साम्राज्य है, उसके इतिहास जो है उसका नाम राजाओं के नाम पर ही है और सारी बातें राजाओं के बारे में ही वो लिखते थे। सारी अच्छी अच्छी तारीफ वो इन बुकों में करते रहते हैं राजाओं की। तो एग्जाम्पल दोगे आप कि सारे के सारे इतिवृत्त जो हैं वो राजा पर केंद्रित होते थे, जैसे कि अकबरनामा अकबर पर, शाहजहांनामा शाहजहां पर, आलमगीर औरंगजेब पर। तो इस तरीके से जो भी इतिहास लिखे गए वो राजाओं के नाम पर लिखे गए और उन किताबों के नाम भी यही रखे गए। अब है सेकंड पॉइंट, फारसी में अधिकांश रचनाएं। मैंने अभी क्या बताया था, क्वेश्चन है मुगल इतिवृत्तों के बारे में, यानी उनकी जो किताबें हैं, जो इतिहास है उनका, उसके बारे में सारी चीज़ बतानी है। पहले तो हमने बता दी उनको लिखने वाले लोग, वो कौन है, दरबारी इतिहासकार। उनकी सोच बता दी कि वो ये मानते थे कि सब कुछ राजा ही है और राजा की ही तारीफ वो करते थे। दूसरा पॉइंट आया है उसकी भाषा के बारे में। तो अधिकांश बुक यानी ज़्यादातर बुक जो है वो किस लैंग्वेज में थी, फारसी में थी। तो मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए। दिल्ली के सुल्तानों के काल में उत्तर भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिंदवी व इसकी क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ फारसी दरबार और साहित्यिक रचनाओं की भाषा के रूप में खूब पुष्पित पल्लवित हुई। पुष्पित पल्लवित का मतलब है खूब फली फूली, यानी खूब डेवलप हुई। तो ये लाइन आप चाहो तो काट भी सकते हो यहाँ पे, पर 8 नंबर में अगर आता है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर कोई शॉर्ट में आ गया तो ये लाइन आप काट सकते हो, स्किप कर दो यहाँ से बेशक। पहली लाइन लिखो कि मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए, फिर ये दिल्ली के सुल्तान वाली जो लाइन थी ये काट दो यहाँ तक, पल्लवित हुई तक। वैसे लाइन का मतलब समझा देता हूँ। इसमें ये लिखा हुआ है जब सुल्तानों का टाइम चल रहा था तो उस टाइम पे फारसी जो है वो डेवलप हुई थी, उसमें हिंदी के वर्ड भी जुड़े, उसमें और भी जो इंडियन लैंग्वेजेस थे उनके वर्ड भी जुड़े। तो ये लाइन आप काट सकते हो। उसके बाद है मुगल चुगताई मूल के थे, अतः तुर्की उनकी मातृभाषा थी। ये इंपॉर्टेंट है। बाबर जो था वो तुर्की से बिलोंग करता था, चुगताई उनकी फैमिली है, तो तुर्की मूल के थे और उनकी मातृभाषा जो थी वो तुर्की थी। इनके पहले शासक बाबर ने कविताएं और अपने संस्मरण इसी भाषा में लिखे। अकबर ने सोच समझकर फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया। तो इसमें बताया है कि अधिकतर तो फारसी में लिखे गए हैं, पर जो पहली किताब है जो बाबर ने लिखी थी, बाबरनामा, वो जो है तुर्की भाषा में है। तो क्वेश्चन क्या था कि मुगल इतिहासों के बारे में बताना है। तो उसमें पहले तो आप 2 लैंग्वेज याद रखोगे कि इनकी 2 लैंग्वेजेस में लिखी गई है। ये बताओगे कि जो पहले की किताबें हैं बिल्कुल स्टार्टिंग की, वो तो हैं तुर्की भाषा में। क्यों है वो तुर्की में? क्योंकि मुगल जो है वो तुर्की ही थे। उसके बाद जब वो भारत में आकर बस गए तो अकबर के समय से जितनी भी किताबें आई आगे वो सारी की सारी फारसी भाषा में लिखी गई, क्योंकि अकबर ने दरबारी भाषा बना दिया फारसी को। तो अधिकांश यानी ज़्यादातर किताबें जो हैं वो फारसी में हैं, पर जो पहली किताब थी और उस टाइम की जो 1-2 किताब और होंगी वो तुर्की में है।
और बाद में इनका भी ट्रांसलेशन कर दिया था फारसी में, तो आप ऐसे लिखोगे इसको। तो प्रारंभ में तुर्की तथा कालांतर में फारसी भाषा का प्रयोग, वही पॉइंट दे दिया आगे भी ये कि शुरू में तो तुर्की और बाद में फारसी में लिखे गए। अकबरनामा जैसे मुगल इतिहास फारसी में लिखे गए थे, जबकि अन्य जैसे बाबर के संस्मरण जैसे कि बाबरनामा तुर्की में लिखे गए थे और उनका फारसी में अनुवाद किया। वही सारी बातें जो मैंने आपको बता दी हैं अभी। मुगल बादशाहों ने महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवादित किए जाने का आदेश दिया। यानी जो रामायण महाभारत है, हिंदुओं की जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनको भी इन मुगलों ने अपनी उसमें लैंग्वेज में, फारसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया। और महाभारत का जो नाम रखा वो रखा रजमनामा। तो महाभारत का अनुवाद रजमनामा के रूप में हुआ। क्लियर। उसके बाद है 6 पॉइंट शाही किताबखाना। तो हमने भाषा पढ़ ली, पहले तुर्की थी फिर फारसी थी, उसके जो लिखने वाले थे वो पता चल गए हमें, वो दरबारी ही हुआ करते थे और राजा के बारे में ज़्यादातर बातें वो लिखते थे। अब है 4th पॉइंट शाही किताबखाना। मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी। पांडुलिपि का मतलब होता है जो हाथ से लिखी जाए, अर्थात वे हाथ से लिखी होती थी। पांडुलिपि रचना का मुख्य केंद्र शाही किताबखाना था। तो एक अलग से एक लाइब्रेरी बनाई गई थी, एक जगह बनाई गई थी जहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी जाती थी। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन था ये कि पांडुलिपियों की रचना किस प्रकार होती थी, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन ये। तो जो पांडुलिपि है उनकी रचना किताबखाना में होती थी। हालांकि किताबखाना शब्द पुस्तकालय के रूप में अनुवादित किया जा सकता है। यह दरअसल एक लिपि घर था, अर्थात ऐसी जगह जहां बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह रखा जाता था तथा नई पांडुलिपियों की रचना की जाती थी। तो इसमें ये मतलब हुआ कि पुस्तकालय वर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं किताबखाना, इसका मतलब है लाइब्रेरी, पर यह लाइब्रेरी नहीं थी सिर्फ, यह लिपि घर भी था। यानी यहाँ पर जो लिखावट के काम है वो सारे काम इसमें किए जाते थे। तो और यहाँ पे जो है वो म्यूज़ियम की तरह भी सारी किताबों को संभाल कर रखा जाता था। तो आगे यही है, ऐसी जगह जहाँ बादशाह की पांडुलिपियों को संग्रह करके उनको वहाँ पर रखा जाता था। तो ये था क्वेश्चन कि किस तरीके से इतिवर जो है उनकी रचना की गई या उनकी क्या क्या विशेषताएँ थी। तो ये एनसीईआरटी के अलावा हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। हो सकता है इन्हीं में से आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाएं क्वेश्चन, तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट, एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।